अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल साइकिल था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगला चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है एंजाइम्स और वो चैप्टर 6 है। और आई होप कि आपको चैप्टर 5 कंप्लीट समझ आया होगा। और अगर नहीं आया, अगर आपके कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, तो आपको जैसे कि पता है कि यूट्यूब पे एक चैनल है हमारे स्कूल के नाम से, नोबल ग्रामर कैंट, तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है 9th क्लास की, उसे ओपन करें। वहाँ पे बायो के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वहाँ पे जाएं। आपको जो क्वेश्चन है आप बायो के लेक्चर्स के नीचे कमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पे रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और आपकी क्वेरीज़ को आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले नए चैप्टर की तरफ। बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा और बहुत छोटा सा शॉर्ट सा चैप्टर है, तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक जी, तो आज के चैप्टर में जो कंटेंट्स हमने पढ़ने हैं, यानी इन लेक्चर्स में जो हम पढ़ेंगे वो होगा एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और एंजाइम के यूजेस क्या होते हैं, हम यहाँ तक अब के लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। सही, चलें जी, शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 विच इज़ एंजाइम्स। Starting with reading the paragraph, the life of living organisms is a reflection of what is going on in their bodies। अब इस लाइन में यही बात बताई जा रही है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है, कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी में हर वक्त कोई ना कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई ना कोई प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बात की गई है, मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस का सेट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं ताकि लाइफ को मेंटेन रखा जा सके। अगर ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक, मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी और एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है? एक तो ये लाइफ को सस्टेन रखता है। ठीक है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, इसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ना हो तो हमारी लाइफ डिसरप्ट हो सकती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक, उसके बाद इसका मेन मकसद ये है कि ये फूड की कन्वर्जन कर दे एनर्जी में। ठीक है, फूड की कन्वर्जन कर दे एनर्जी में, फूड की कन्वर्जन कर दे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसकी। जैसे कि आप कुछ भी फूड लेते हैं, ठीक है, आप प्रोटीन कंटेनिंग फूड लेते हैं, आप लिपिड कंटेनिंग फूड लेते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसे खाया, आपके माउथ में ही वहीं पर उसकी डाइजेशन या उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई। आपके माउथ में ही डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, वहीं से उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब अगर आपने प्रोटीन लिया है तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी अमाइनो एसिड्स में। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी सिंपल शुगर्स में। अगर आपने लिपिड्स का इंटेक किया हुआ है तो उसकी कन्वर्जन हो जाएगी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और अल्टीमेटली इनकी भी कन्वर्जन मज़ीद हो के हमें क्या चीज़ मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए, जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दी डाइजेशन की। ठीक, डाइजेशन जो है वो किस चीज़ का वो कौन सा प्रोसेस है? उसमें मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। ठीक, अब these processes allow organism to grow and reproduce, maintain their structures and respond to their environments। अब इसी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से हम ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर मेंटेन रहते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट पर भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, डाइजेशन तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम किस में आते हैं? मेटाबॉलिज्म में आते हैं। अब क्या हो गया,
एक और भी मैं आपको प्लांट्स के हवाले से अगर एग्जांपल दूं मेटाबॉलिज्म की, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये उनका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। वो उससे अपनी एनर्जी प्रिपेयर करें, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें, अगर आपने 1 चम्मच भर के चीनी का खा लिया, कॉमन टेबल शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे ही आपने उसको खाया, आपके माउथ में उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो गई, वो उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। वो पहले तो वो था स्टार्च, फिर उसकी कन्वर्जन हो गई ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। उससे फिर एनर्जी रिलीज़ हुई और वो एनर्जी आपकी बॉडी की हीट को मेंटेन करने में काम आती है, ठीक। अब उसके अलावा आपको आगे बताया जा रहा है, एनाबोलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच larger molecules are synthesized, while catabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules are broken down. अब जो आपको यहाँ पे 2 टर्म्स बताई गई हैं, एक कैटाबोलिज्म और दूसरी एनाबोलिज्म, ये दोनों मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर भी ही मेटाबॉलिज्म बनता है, ठीक है। कभी आपकी बॉडी में कैटाबोलिज्म और कभी आपकी बॉडी में एनाबोलिज्म हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेसेस ये रिएक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है। एनाबोलिज्म में क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इसमें कैटाबोलिज्म में आपको ये बताया गया है कि इसमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कैटाबोलिज्म की सबसे पहले, ठीक है। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी बड़ी चीज़ को तोड़ते हैं, जब बड़ी चीज़ कोई टूटती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, उसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें चीज़ें टूट रही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी और कॉमन एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दी, डाइजेशन। जैसे आपने फूड लिया, ठीक है, फूड जो था वो प्रोटीन, अगर आपने प्रोटीन लिया, लिपिड लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ये आपकी बॉडी में गए, इनकी डाइजेशन शुरू हो गई, ये छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड एक छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपलर शुगर्स में। ये कार्बोहाइड्रेट से छोटी हैं शुगर्स। लिपिड्स एक बड़ा मॉलिक्यूल है, लिपिड्स बड़े मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये लिपिड्स से छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई, यानी हमने जब लिपिड्स को तोड़ा, प्रोटीन्स को तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, तो उससे एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हो गई, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, ग्लाइकोलिसिस की एग्जांपल है, ठीक है। बस सिर्फ जहन में रखें कि ग्लाइकोलिसिस आप आगे 7 चैप्टर में आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये एग्जांपल कैटाबोलिज्म की है, ठीक है, याद रखें। इसमें ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सिर्फ ग्लूकोज की कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। इसमें भी ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, ताकि आपको एनर्जी मिले, ताकि सेल्स को एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये भी कौन सा प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस है। तो कैटाबोलिज्म क्या हो गया, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। एग्जांपल हो गई जैसे डाइजेशन, जो फूड आपने खाया, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड्स है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एनाबोलिज्म की बात की गई है, ठीक है। अब एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म का रिवर्स है, बिल्कुल इसका उलट है। अब एनाबोलिज्म में क्या होता है, इसमें ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। अब देखिए, जब बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे छोटे मॉलिक्यूल्स से तो एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सेल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एनाबोलिज्म में, ठीक है। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल के आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के, आपस में मिल के, आपस में ऐड अप हो के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं प्लांट्स के हवाले से आपको एग्जांपल दूँ ना,
तो प्लांट्स में अब जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि ग्लूकोज है, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो छोटे मॉलिक्यूल हैं, अब ये दो छोटे मॉलिक्यूल मिलके आप इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि ग्लूकोज है। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ भी होगी और ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये एनाबोलिज्म का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो देखें, आपके सेल्स को, आपकी बॉडी को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, जो फूड हम खाते हैं या जो फूड हम लेते हैं। मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, जो आप अपने फूड से हासिल करते हैं, ठीक है। जब आपने ग्लूकोज ली, जितनी ग्लूकोज यूज़ होनी थी आपकी बॉडी की डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में जितनी भी यूज़ होनी थी वो हो गई। अब जो लेफ़्ट ओवर, जो बची हुई ग्लूकोज है, वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, आपके लिवर में और मसल्स में। वो ग्लाइकोजन की सूरत में वहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है। यानी ग्लूकोज स्टोर हो गया ग्लाइकोजन की सूरत में आपके मसल्स में और आपके लिवर में, ठीक। ये तो बात हो गई ग्लूकोज की। अब देखें, जब आपने रोज़ा रखा हुआ होता है, कुछ घंटे आप खाना पीना नहीं करते, ठीक है, लेकिन बॉडी को तो फ्यूल चाहिए, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो अब वो जो लेफ़्ट ओवर ग्लूकोज थी, जो बॉडी ने सेव कर ली थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में और कुछ मसल्स में, अब क्या होता है कि वो टूटने शुरू हो जाती है, ठीक। अब ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बड़ा सब्सटेंस है। अब जब बॉडी को फ्यूल की और एनर्जी की ज़रूरत हुई तो बॉडी ने क्या किया कि उसी ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर दिया। अब ग्लाइकोजन एक बड़ा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि हमारे लिवर में और मसल्स में सेव था, लेकिन जब हमने कई घंटों तक कुछ खाया नहीं और अब हमारी बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्या हो गया कि हमारे मसल्स में और लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन दोबारा से कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन से छोटा है, अब ग्लाइकोजन एक बड़ा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। तो इसमें क्या हो गया, एनर्जी इसमें रिक्वायर हो गई, इसके लिए एनर्जी चाहिए जो कि एटीपी की फॉर्म में आएगी, ठीक। अब इसमें जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एनाबोलिज्म का प्रोसेस हो गया, सही, ठीक। तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या होता है। अब आगे लिखा हुआ है, इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। अब इसमें ये बता रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शन में ज़्यादातर क्या हो रहा होता है कि एनर्जी की ट्रांसफ़र ही हो रही होती है, किसी में एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है और किसी में एनर्जी बाहर आ रही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म के दौरान डिफरेंट केमिकल जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे होते हैं और इसमें एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, यानी हर रिएक्शन में एंजाइम बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। डाइजेशन में भी एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी जितनी भी प्रोसेस होते हैं उसमें एंजाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी एंजाइम हर रिएक्शन में, हर जितनी भी प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही है वहाँ पे एंजाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट्स एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज। अब एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत क्रूशियल हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वाइटल हैं, क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। बायोकैटलिस्ट मतलब कि कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलाइज का मतलब होता है, कैटलिस्ट मतलब स्पीड अप करने वाला और कैटलाइज मतलब स्पीड अप करना, ठीक है। तो एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, ठीक है। अब पहले जो प्रोसेस, अगर एक रिएक्शन आपकी बॉडी में 10 घंटे लगा रहा था होने में, जब उसमें एंजाइम ऐड हो गया ना तो अब वो 10 सेकंड्स में हो जाएगा, यानी इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है एंजाइम के होने से, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या हैं, आपके पास बायो कैटलिस्ट हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, सही। नाउ द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। मेटाबॉलिज्म का वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मीनिंग है, मतलब है चेंज, यानी बदलाव होना। द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट था वो इब्न नफीस ने दिया था।
हु स्टेटेड, जिन्होंने कहा दैट द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडर गोइंग चेंज, के जो हमारी बॉडी है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें हर वक्त कोई ना कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इब्न नफ़ीस कौन थे? एक अरब फैमिली से बिलोंग करते थे, रिलीजन उनका इस्लाम था, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, मेडिसिन में, सर्जरी में, फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, बायो में, इस्लामियात में, फ़िलासफ़ी में, हर चीज़ में वो माहिर थे। ठीक, उसके अलावा वो फर्स्ट थे जिन्होंने पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी इंसानी डायसेक्शंस भी की हैं। ठीक है, डायसेक्शन का मतलब ये जो हम डिफरेंट पार्ट्स कट करके फिर उसको अंदर से इंटरनल स्टडी करते हैं ना, इसको डायसेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी इंसानी डायसेक्शंस की हुई थी। ठीक, अब क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब बताया जा रहा है कि एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, और पूरे रिएक्शन में ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन्स हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और पूरे रिएक्शन में इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। अब वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम एक्ट करेंगे उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट्स, एंड एंजाइम कन्वर्ट्स देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जब एंजाइम उनको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हो गए। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि अगर आपने कोई प्रोटीन कंटेंट लिया, ठीक है, तो एक एंजाइम आया, उसने प्रोटीन पर एक्ट किया, तो अब जो प्रोटीन है वो एंजाइम का सबस्ट्रेट हो गया। ठीक, अब प्रोटीन को एंजाइम ने, अब प्रोटीन जो है उस पर एक्ट करेगा। अब जब उस प्रोटीन की कन्वर्जन हो गई, वो टूट गया डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में, तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक, अब एंजाइम जिस पे काम कर रहा है वो सबस्ट्रेट है, और उस पर काम करने के बाद जब आगे आपको जो चीज़ मिली, जो प्रोडक्ट मिला, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले, सॉरी, उसको हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, ये नीचे डायग्राम देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया गया द सबस्ट्रेट सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बॉन्डेड टुगेदर। अब देखिए, सुक्रोज, आप सपोज सुक्रोज है वो कॉमन टेबल शुगर, जब अब आपने ले लिया अपने माउथ में, ठीक है, आपने 1 चम्मच भर के चीनी का लिया। ठीक है, हमें पता है कि वो किससे मिलके बनी है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलके बनते हैं तो सुक्रोज बनता है। ठीक है, अब ये आपको येलो में जो 2 चीज़ें दिखाई गई, ये एक तरफ ग्लूकोज है, एक तरफ फ्रक्टोज है। ठीक है, नीचे आपको एक एंजाइम भी दिखाया गया है। ठीक, अब ऊपर से देखें, ये सुक्रोज आ रहा है येलो में, और नीचे देखें एंजाइम आ रहा है। आगे आके सुक्रोज एंजाइम में फिक्स हो गया। ठीक, यहाँ पर वाटर की एडिशन हुई। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। यहाँ पर वाटर की एडिशन हो गई, और जैसे ही एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट में सुक्रोज को फिक्स किया, यानी इन येलो 2 बॉक्सेस को देखें, इसको फिक्स किया, अब इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी बीच में से वो टूट गए, उनके बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज़ हो गई। ठीक, तो अब जो सुक्रोज था हमारे पास वो क्या हो गया? एंजाइम का सबस्ट्रेट हो गया, और आगे जो सुक्रोज की कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, वो क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक, नंबर 1 पे लिखा हुआ है द सबस्ट्रेट सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बॉन्डेड टुगेदर। ये बीच में जो बॉन्ड आपको येलो 2 दिखाया है ना, ये बॉन्ड है। ठीक है, नंबर 2 पे क्या कह रहे हैं? द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ गया तो क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना दिया, वाटर की एडिशन हो गई। नंबर 3, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम places stress on the glucose fructose bond and the bond breaks। अब जैसे ही सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच हो गया तो क्या हो गया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बॉन्ड पे स्ट्रेस पड़ा, जोर पड़ा, तो उनका वो बीच का बॉन्ड टूट गया। अब नंबर 4 पे क्या कह रहा है? प्रोडक्ट्स आर रिलीज एंड द एंजाइम्स इज फ्री टू बाइंड अदर सबस्ट्रेट। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास बन गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास अलग हो गए, यानी वो टूट गए, उनकी कन्वर्जन हो गई। सुक्रोज पहले जुड़ा हुआ था फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना, लेकिन अब वो टूट गया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक, और अब एंजाइम को देखें, इसकी जैसी शेप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले थी, इसकी अभी भी शेप वैसी ही है। तो इसका यही मतलब है कि एंजाइम्स आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऑल द केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। हर केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। अब ये ऐसी एनर्जी है जिसकी ज़रूरत है हमें
ताकि एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाया जा सके, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, यानी ये वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर है, हमें चाहिए, ठीक। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज अ बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। अब देखें, अब जब तक एक्टिवेशन एनर्जी बीच में है तो ये एक हर्डल है, ठीक है। मतलब रिएक्शन नहीं शुरू हो सकता क्योंकि उसे शुरू करने के लिए हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जब तक वो एनर्जी हमारे पास नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो सकता। तो क्या हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी अब एक बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। यानी ये रोक रही है केमिकल रिएक्शन को शुरू होने से, यानी इसकी ज़रूरत हमें है ही है ताकि हम रिएक्शन शुरू कर सकें, ठीक है। एंजाइम्स अब इस मामले में क्या करते हैं, एंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब एंजाइम्स ऐड हो जाते हैं ना तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, होती है सही लेकिन कम हो जाती है, ठीक है। पहले तो ये था कि एंजाइम नहीं था, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत थी। अब बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी अगर चाहिए हो तो अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही एंजाइम आ गया किसी भी प्रोसेस में, एंजाइम ने एंट्री कर दी, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें चाहिए थी उसकी रिक्वायरमेंट में कमी आ गई है, ठीक है। अब वो कम एनर्जी रिक्वायर होगी, जो पहले ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर थी अब वो कम एनर्जी रिक्वायर होगी। किसकी वजह से, एंजाइम की वजह से। तो एंजाइम आके क्या कर देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, ठीक है। दस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन प्रोसीड एट फास्टर रेट। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एंजाइम की प्रेजेंस होती है या एंजाइम मौजूद होता है किसी भी रिएक्शन में तो रिएक्शन जल्दी जल्दी प्रोसीड करता है, फास्टर रेट पे वो प्रोसीड करता है, यानी वो जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, ठीक है। जल्दी ख़त्म हो जाता है, अपना काम जल्दी कर लेता है रिएक्शन, ठीक है। जो पहले भी मैंने आपको बताया, अगर कोई रिएक्शन 10 घंटे में हो रहा है तो अगर उसमें एंजाइम की एडिशन हो गई है तो अब वो 10 सेकंड्स में हो जाएगा। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है एक एंजाइम के होने से, सही। अब ये जो फिगर 6.1 आपको दिखाई गई है, ये जो आपको पूरी एक ऊपर जो आपको दिखाया गया है ये बैरियर सा, तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। अब इस बंदे को कितनी ज़्यादा, ये जो बंदा एक नंबर ए स्टोन को पुश कर रहा है पीछे से, अब इसको कितनी ज़्यादा, इतनी ऊपर से इस पत्थर को यहाँ पर ला के फेंकना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। लेकिन अगर एंजाइम इस प्रोसेस में ऐड हो जाए ना तो यही जो आपके पास क्लिफ सी बनी हुई है, यानी ये जो चट्टान सी खड़ी हुई है, ये थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, बिल्कुल नीचे हो जाएगी, और जो पत्थर है वो आसानी से जाके ये बी प्रोडक्ट बना देगा, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की सूरत में। चले मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये किस तरह होता है। देखिए मैं यहाँ पर अब ये ब्लैक से मार्क करूँगी। अगर एंजाइम आपके पास ऐड हो जाए ना तो ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये अब इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब ये प्रोडक्ट जो है, अब ये जो आपके पास एक सबस्ट्रेट आया हुआ है ए, ये अब आसानी से बी प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, क्योंकि एंजाइम के आने की वजह से अब ये जो इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए थी ये कम हो के ये जो ब्लैक लाइन होगी अब ये इतनी सी हमें चाहिए, और अब हम आसानी से और जल्दी से अपना रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। अब बहुत सारे तरीक़ों से एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। दे मे ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। अब समटाइम्स ये ऐसे करता है कि अपने सबस्ट्रेट की शक्ल को ही बदला देता है, ठीक है। यानी जिस चीज़ पर इसने एक्ट करना होता है ये क्या करता है कि जाके उसकी शक्ल ही बदला देता है, ताकि उसकी शक्ल चेंज करने में जितनी एनर्जी हमें लग रही थी वो एनर्जी सेव हो जाती है, ठीक है। तो वो काम एंजाइम कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे वो जो एनर्जी हमें चाहिए थी, वो जो एनर्जी हमें चाहिए थी सबस्ट्रेट की शेप चेंज करने के लिए, उसमें कमी आ जाती है। अब सम एंजाइम डू सो बाय डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। अब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो ऐसे करते हैं कि सबस्ट्रेट पे जो चार्ज होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव कर देते हैं, ठीक है। अब जब शेप और जो चार्ज है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जब शेप चेंज होगी तो उसमें चार्ज का डिफरेंस भी आएगा। फ़िलहाल अपने जहन में इतना ही रखें, आपके लिए इतना ही ज़रूरी है, ठीक है, कि शेप और चार्ज जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जब शेप चेंज हो जाएगी तो एंजाइम के चार्ज में भी तब्दीली आएगी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एक तो ये करते हैं कि अपने सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर देते हैं, ठीक, और इस तरह एनर्जी में कमी ले आते हैं। दूसरा ये करते हैं कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो भी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी ले आते हैं। तीसरा क्या करते हैं, एंजाइम में ऑल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। अब एंजाइम क्या करते हैं कि समटाइम्स सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन या सबस्ट्रेट की जो पोजीशन होती है वो सही नहीं होती, ठीक है।
तो वो उसकी पोजीशन को ऐसे चेंज करते हैं कि अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आमने सामने होते हैं, तो वो इजीली फिक्स हो सकता है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ। तो अब रिएक्शन क्या हो सकता है कि फास्टर रेट पे प्रोसीड कर सकता है और एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, तो इन 3 तरीक़ों से एंजाइम क्या। अब यहाँ पे देखें, आपको बताया गया है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। देखें, अब जब एंजाइम नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी ये पिंक लाइन वाली हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन जब हमने एंजाइम ऐड कर दिया तो अब देखें ये ब्लू लाइन एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ साइट वेयर दे वर्क। अब एंजाइम को कैटेगराइज किया गया है, 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक को हम कहते हैं कि वो इंट्रा सेलुलर हैं, एक को हम कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं। ये हम किस बेस पे कहते हैं कि जिस साइट पे वो काम करें, जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, उस जगह की बेस पे हमने एंजाइम को ये नाम दिए हैं। अगर तो एंजाइम साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्म में काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर एंजाइम है, क्योंकि वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में काम कर रहा है। लेकिन अगर एंजाइम काम कर रहा है स्टमक कैविटी में, ठीक है, बिल्कुल ही सेल के बाहर काम कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि कौन सा एंजाइम है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, क्योंकि ये बाहर वर्क कर रहा है, सेल के बाहर काम कर रहा है। ठीक है, जो सेल के अंदर काम कर रहा है उसको हम कह रहे हैं इंट्रा सेलुलर, और जो सेल के बाहर काम कर रहा है उसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर की एग्जांपल देखिए, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसमें भी ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है। ठीक है, ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है ताकि हमें एनर्जी, सेल्स को एनर्जी मिल सके, और ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में भी हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो वो एंजाइम्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो ये कौन से एंजाइम हो गए, इंट्रा सेलुलर एंजाइम हो गए। लेकिन अब कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टोमक कैविटी, तो अब ये क्या कर, ये इस एंजाइम को हमने क्या कह दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, यानी ये सेल के बाहर काम